हाय गाइस, वेलकम टू नव इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। इसके पहले भी मैंने आपको 10 नदियों के बारे में पढ़ाया था, है ना। गोदावरी, ताम्रपाणी, बेगई, कृष्णा, कावेरी, ऐसी काफ़ी सारी नदियाँ थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी। इसके आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं आपको। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ को समाप्त करने के बाद आपको 150 प्लस क्वेश्चन और कराने वाला हूँ मैं, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये मैंने आपको पिछली बार ये मैप बताया था, आपको याद है ना। ये मैप कहाँ से तुंगभद्रा निकलती है, कहाँ से महानदी, कहाँ से स्वर्णरेखा, कहाँ से कावेरी, है ना। सारी की सारी नदियाँ आपको याद रखना है। अब मैं बात करने वाला हूँ उस नदी में। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी थी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ दक्षिण भारत की। ओके, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ दक्षिण भारत की नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण में इस प्रकार है। किस प्रकार है? लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, सारावती, गंगाबेली, पेरियार और भरतपुजा। इन सभी नदियों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है, आपको जानकारी अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़ अभी, फिर इसके बाद आप भूल जाओगे। प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियाँ साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, जो कि खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। इसको याद आप रख सकते हो, समानता नाम से याद रख सकते हो, समानता। ओके, सा से साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती। तो 4 ऐसी नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप। अब अपन बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में डिटेल से। प्रायद्वीपीय भारत की लूनी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती है, तो फिर कहाँ पे पहुंच पाती है? लूनी नदी समुद्र तट तक पहुंचने से पहले ही कच्छ का रण है ना, दलदल जो है उसमें जाके मिल जाती है। वो विलीन हो जाती है, विहीन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कुछ भी बोल लो आप। कहने का मतलब क्या है? अरब सागर में नहीं गिरती, कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। भारत की ऐसी 3 नदियां हैं जो अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। एक है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती, तीसरी कौन सी है पता है आपको क्या? तीसरी है गोदावरी नदी। ठीक है, कौन सी है? गोदावरी नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में है और ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ के दक्षिण में है। मैंने आपको बताया था ना पिछली बार, याद हो तो। जैसे ये मैं एक पहाड़ बना रहा हूँ, ये पहाड़ है विंध्यन, यहाँ से निकलती है नर्मदा। उसके बाद ये एक पहाड़, ये है सतपुड़ा, विंध्यन, ये है सतपुड़ा। इसके नीचे से एक और नदी निकलती है जो है कि ताप्ती। ठीक है, ये वही चीज़ है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल के विपरीत अपनी भ्रंश घाटी में बहती हैं। कहाँ पर बहती हैं? अपनी भ्रंश घाटी में बहती हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं भ्रंश घाटी में बहते बहते। ठीक है, चीज़ें बहुत सिंपल हैं, थोड़ा सा आप केयर करोगे तो याद रहेंगे आपको जीवन भर। जी हाँ, जीवन भर याद रहेंगे आप, थोड़ा सा बस ध्यान दे दीजिए वीडियो पर बस। खंबात की खाड़ी में जल गिरा, ये जो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती नदी, ये खंबात की खाड़ी में जल गिराती हैं क्योंकि नर्मदा तथा ताप्ती नदी अपनी भ्रंश घाटी का जो ढाल है उनका वो पश्चिम की ओर है। भाई जैसे कि मैं बात करूं, इस मध्य प्रदेश से काफ़ी सारी नदियां निकलती हैं, सोन नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। कुछ नदियाँ देखिए, एक सेकंड, कुछ नदियाँ ऐसे जाती हैं, कुछ नदियाँ ऐसे जाती हैं, कुछ नदियाँ ऐसे जा रही हैं, कुछ नदियाँ नीचे जा रही हैं। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो घाटियाँ हैं, जो भ्रंश घाटियाँ हैं, उनका ढाल किस तरफ है उस तरफ नदियाँ बह जाती हैं। जैसे चंबल नदी की बात करूँ, चंबल नदी, ये चंबल नदी ऐसे जाती है। भाई सोन नदी जाके नर्मदा में मिलती है, ऐसे जाती है, वो उल्टी जाती है ना वो। लेकिन नर्मदा नदी ऐसे जाती है। ताप्ती नदी तो नर्मदा के साथ जाती है। तो ये सब क्यों होता है? ये होता है उनकी भ्रंश घाटियों के कारण, कि उनका जो
भ्रंश घाटी है, कगारनुमा है ढाल, पश्चिमी ढाल है, उत्तरी ढाल है, कौन सा ढाल है? उस ढाल के द्वारा ही नदी बहती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल कगारनुमा है, नहीं, इसके पहले पश्चिमी घाट से बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ निकलकर अरब सागर में गिरती हैं। जैसे पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल कगारनुमा है, इसलिए पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ तीव्र वेग के साथ प्रवाहित होती हैं। तीव्र वेग के साथ मतलब वहीं से निकली और वहीं गिर गई। उनकी लंबाई कोई ज़्यादा खास नहीं है, बहुत कम लंबाई है उनकी। तीव्र वेग से प्रवाहित होने के कारण ये नदियाँ जलप्रपातों का या झरनों का निर्माण करती हैं। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरेगी तो वो झरनों का निर्माण तो करेगी, स्वाभाविक है। इसका मतलब आपको यहाँ पे पश्चिमी घाट पर काफ़ी सारे झरने देखने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल मिलने वाले हैं। मैं आपको स्टैटिक जीके अभी कुछ समय में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। इसमें से माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर, आपको याद रखना है। कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आप बोलोगे माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी। अपन बात करते हैं लूनी नदी की। लूनी नदी जिसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। लूनी नदी उत्तरी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है तथा सांवर झील से होकर गुजरती है। तो सवाल ये भी बन सकता है कि सांवर झील से कौन सी नदी जाती है? तो आप बताओगे लूनी नदी जाती है। कौन सी? लूनी नदी। ओके, सांवर झील से। और गुजरात के पास कच्छ के रण के दलदल में जाके क्या होता है? मिल जाती है। तो ये समुद्र तट पर पहुंचने से पहले ही कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है, गुम जाती है। ओके, लंबाई कितनी? वैसे आपको याद क्या क्या रख सकते हैं आप? सबसे पहले लूनी नदी कितने किलोमीटर है? 495 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? राजस्थान के अरावली पहाड़ी से और कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। और ये नदी सांवर झील से भी होकर गुजरती है। आपको याद रखना है तो आप इतना याद रखोगे बस। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं साबरमती नदी की। साबरमती नदी इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है, जो कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर तथा गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा? अहमदाबाद साबरमती के तट पर ही है। गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है, आपको याद रखना है। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में मेवाड़ से निकलती है। निकलती कहाँ से है? लूनी नदी और साबरमती नदी दोनों राजस्थान में निकलती हैं, लेकिन वो अरावली पर्वत से निकलती थी लूनी नदी, और उदयपुर जिले में मेवाड़ से निकलती है साबरमती नदी। ठीक है, और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद है माही नदी, जिसका मैंने आपको बताया कि ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है। इसकी जो लंबाई है वो है 583 किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश में विंध्यन पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विंध्यन पर्वत से, और खंबात की खाड़ी में गिरती है। वैसे ये 3 राज्यों में जाके जाती है। कौन कौन से 3 राज्य? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात। भाई मध्य प्रदेश से निकलेगी तो बीच में राजस्थान ही पड़ता है ना, और राजस्थान के बाद तो गुजरात ही है, तभी तो समुद्र से मिल पाएगी वो। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना है, कहाँ से निकली, कहाँ गई, क्या करा, कितने राज्यों में बही, बस इतना ही तो है। और कौन सी नदी के तट पर कौन सा शहर है। अब अपन बात करते हैं नर्मदा नदी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश के लिए भी और गुजरात के लिए भी, भारत के लिए तो है ही है। देखिए, इसकी जो लंबाई है टोटल मिला के वो है 1312 किलोमीटर, जिसमें से 1077 मतलब 1077 किलोमीटर तो ये मध्य प्रदेश में ही बहती है। इसके बाद ये महाराष्ट्र में भी जाती है थोड़ी सी, और इसके बाद गुजरात में तो बहती है, क्योंकि अरब सागर तो गुजरात में मिलता है ना। तो देखिए, नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, इन दोनों के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। आप मुझे लिख के बताइए कृष्णा नदी की लेंथ कितनी है। गोदावरी की तो बताइए ना मैंने आपको, 1465, यस है ना। तो आप मुझे बताइए कृष्णा नदी की कितनी है, कमेंट्स में लिख के बताइए आप मुझे। नर्मदा नदी मेकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और भड़ूच के पास अपना मुहाना बनाती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, एक जिला का नाम है अमरकंटक,
मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है और गुजरात के भरूच में जाके अपना मुहाना बनाती है, मतलब वहाँ जाके अरब सागर में मिल जाती है। मध्य प्रदेश के कुछ शहर हैं, जैसे मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर है, होशंगाबाद है, काफ़ी सारे शहर में आपको गिनाने जाऊँगा तो 20-25 शहर मिलेंगे आपको। और गुजरात के भड़ोच, ये कुछ शहर हैं जो नर्मदा नदी के तट पर हैं। स्टैटिक जीके में आपको ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट मिलेंगी। इसके बाद देखिए आप, नर्मदा नदी 3 राज्यों से जाती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। मध्य प्रदेश को जस्ट छूती है थोड़ी सी। नर्मदा नदी की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में बताया मैंने आपको 1077। नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ा घाट पर संगमरमर की चट्टानों में एक सुंदर जलप्रपात बनाती है। यस, मैं गया हूँ वहाँ पे, वेरी सुंदर, मतलब बहुत सुंदर है, जिसे धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। नर्मदा नदी के बारे में बस इतनी ही जानकारी है। क्या याद रखोगे आप? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। जबलपुर, बड़वानी वगैरह होते हुए, होशंगाबाद होते हुए ये चली जाती है। फिर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र होते हुए गुजरात के भरूच पे, भरूच से सीधे नर्मदा नदी के तट पर ही, नर्मदा जिले पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनी है 182 मीटर की, आपको वो भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं तापी नदी की। तापी नदी की जो लंबाई है वो है 724 किलोमीटर। कितनी है? 724 किलोमीटर। तापी नदी महादेव पहाड़ी के समीप बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से? बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको बोल्ड नहीं कर पाया, आपको याद रखना है, बैतूल जिले के मुल्ताई से। ओके। और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है सूरत के समीप। कहाँ पे? सूरत, गुजरात में सूरत है ना, वहाँ पे खंबात की खाड़ी में जाके अपना जल गिरा देती है। ठीक है, ये देखिए, ये मैप है, ये थोड़ा सा जूम कर दूँ यदि मैं, तो आप इसको देखिए। ये यहाँ पे है अमरकंटक में। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं इसका, ये कलर चेंज कर लिया मैंने। अमरकंटक से निकली, जबलपुर गई, होशंगाबाद गई, वगैरह वगैरह गई, फिर जैसे थोड़ा सा महाराष्ट्र में आई, फिर गुजरात में जाके गिर गई। और ये ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, महाराष्ट्र में आती है, महाराष्ट्र में होते हुए कहाँ चली गई? गुजरात में। ठीक है, आपको इन सब बातों का याद रखना है, ध्यान रखना है। देखिए, इसके बाद इस पर शहर कौन कौन से बसे हैं तापी नदी पर? सूरत, बुरहानपुर, भुसावल, बैतूल और नंदुरबार, ये कुछ शहर हैं जो तापी नदी के तट पर स्थित हैं। सूरत तापी नदी के मुहाने पर, जबकि भड़ोच नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। सूरत जो है वो तापी नदी के तट पे है और भड़ोच जो है वो नर्मदा नदी के तट पर है। यहाँ पर नर्मदा भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में स्थित है। वहीं पे तापी नदी की भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। मैंने आपको बताया था मैप में। सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी के मध्य स्थित ब्लॉक पर्वत हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी सवाल में आता है कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण बताइए, है ना। तापी नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में नर्मदा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा के बाद है, ये याद रखना है आपको, डायरेक्ट न बोलना आप। ताप्ती नदी भी 3 राज्यों में बहती है, बताया मैंने आपको, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में और गुजरात में। गुजरात में उकाई और काकरापार जल विद्युत परियोजना तापी पर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कईयों बार देखा मैंने, खुद के पेपर में आया था। मैंने जब आरपीएफ का पेपर दिया था 2019 में, तब भी ये सवाल आया था, देखा था मैंने। वैसे आरपीएफ में पास हो गया था, 93 नंबर थे मेरे उसमें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो वहीं की वहीं निकलती हैं और तुरंत के तुरंत गिर जाती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होती हैं। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल कगारनुमा है, बिल्कुल कगारनुमा है। देखिए, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ से कुछ नदी निकली, यहाँ गिर गई, यहाँ से निकली, यहाँ गिर गई। ये समुद्र है और पूरा ये सब समुद्र है, अरब सागर है। तो तुरंत के तुरंत निकलती है, जिससे क्या, बहुत उनकी गति बहुत तेज रहती है और वो जलप्रपातों का निर्माण भी करती हैं। फिर
पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, इन नदियों के दो स्रोत हैं। इनके दो स्रोत क्यों हैं वो पढ़ते हैं। जून से लेकर सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून पश्चिमी घाट से टकराकर भारी वर्षा करता है। जो ये मानसून है ना, वो जून के महीने में आता है और बहुत बारिश करता है सितंबर तक। मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने बारिश होती है यहाँ पे। फिर उसके बाद ना प्रायद्वीपीय पठार के दरारों में संचित जल शुष्क मौसम में इन नदियों को मिलता रहता है। जो जल है वो भराया था, वो दरारों में भरा जाता है बरसात के दिनों में। फिर उसके आगे क्या होता है, उसके आगे नदियों में पानी कहाँ से आता है, उन दरारों में से पानी निकल के नदियों में मिलता है। इसलिए इनका पानी वर्ष भर बना रहता है, ख़त्म नहीं होता है ना। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अपन आगे देख लेते हैं क्या बोलते हैं आगे। सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। सह्याद्री मतलब वही पश्चिमी घाट से। गुजरात में सतरंजी नदी और मादर नदी, गोवा में मांडवी नदी और जुआरी नदी, कर्नाटक में शरावती नदी, गंगावेली नदी, केरल में भरतपुजा नदी, पेरियार नदी और पंबा नदी। ये सब इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना है आपको, है ना। हल्के मत लेना है इसको आप, क्योंकि आपको याद करना है, पढ़ना है। ये सारी की सारी नदियाँ आपको याद रखना है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे को और भी चीज़ें पढ़ानी है अभी आपको। गोवा की जो राजधानी है ना, पणजी। वैसे गोवा से याद आया मुझे, गोवा के सीएम कौन है आप जानते हैं? प्रमोद सावंत हैं। गोवा के गवर्नर आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। करंट अफेयर्स में बताया मैंने। भरतपुजा नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है। भरतपुजा नदी जो है वो केरल की सबसे लंबी नदी है। जैसे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा है ना। और पेरियार नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? पेरियार नदी। कहाँ की? केरल की। पश्चिमी घाट कगारनुमा होने के कारण पश्चिमी घाट में प्रवाहित होने वाली नदियाँ तीव्रगामी होती हैं। तीव्रगामी मतलब बहुत तेज चलती हैं ये। इसी के ही कारण ये नदियाँ जलप्रपात बनाती हैं, मतलब झरनों का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग फॉल है ना, जोग फॉल। जोग जलप्रपात को गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। इसकी ऊंचाई लगभग में कितनी है? 221 मीटर है, 221 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, जस्ट मिनट। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात साग जलप्रपात ही है, लेकिन सीधा गिरने वाला। मैं इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा। यदि मैं इस बारे में चर्चा करूंगा तो काफ़ी सारे जलप्रपातों का नाम आता है जो काफ़ी ऊंचाई से गिरते हैं। पर बात यही है ना, सीधा गिरने वाला, इसमें बात करूं कि ये कोई जलप्रपात है और ये गिर गया सीधा, एक ये हो गया। दूसरा बात करूं तो वो दूसरा ऐसा गिरता है ना, सीढ़ियाँ बना के गिरता है। पर लंबाई में तो ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है, वो सब छोड़िए आप इतना देखिए कि भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 221 किलोमीटर है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुंचिका जलप्रपात है। ठीक है, ये सही लिखा है और इम्पोर्टेंट भी है, याद रखना है आपको। यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की संभावना बहुत अधिक है। अब एकदम से कोई गिरेगा तो जल विद्युत परियोजना यहाँ पे लग सकती है, बिजली बन सकती है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट में अधिक विद्युत उत्पादन क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ एकदम से सीधी गिरती हैं, जिस वजह से वहाँ पे बिजली अच्छे से बन सकती है। ये मैप मैंने फिर से लगा दिया, आप इसको फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। और मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी है, आप प्लीज़ जाइए स्टेशनरी की शॉप पर, वहाँ से 2 या 5 मैप लेके आइए, सभी नदियों का उद्गम स्थल लिखिए, कौन कौन से शहर हैं वो बनाइए, कहाँ गिरती हैं वो बनाइए। आप सिर्फ एक बार ये प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज़ें आपको पूरे जीवन भर याद रहने वाली हैं। जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं पीपीटी तैयार करता हूँ, पीपीटी तैयार यदि मैं कर रहा हूँ तो इसमें मुझे खुद ही चीज़ें याद हो रही हैं ना। वैसे बात करूँ तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी कुछ एग्ज़ाम निकलते हैं, कुछ एग्ज़ाम नहीं निकल पाते हैं, उन सभी एग्ज़ामों की तैयारी तो करनी पड़ेगी।
थोड़ा सा आप अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन तो क्लिक करना ही है। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा आपको, तो नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत।